नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। शक्ति रूपेणु संस्थिता में आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसी तेज तर्रार जज रह चुकी मैत्री माथुर जी से। मैत्री माथुर जी का नाम ही काफ़ी है। न्यायाधीश रह चुकी हैं, सेवानिवृत्त हुई हैं 2018 में, लेकिन उससे पहले इन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं अपने कार्य क्षेत्र में कि जो आज तक कायम है। नियोगी हत्याकांड में पुलिस रिमांड देने की बात कहें या फिर उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष रहते हुए एक दिन में 228 मामलों की सुनवाई हो, ऐसी तेज तर्रार जज साहिबा जो हमारे बीच मौजूद है मैत्री माथुर जी के साथ आज हम मुखातिब होंगे। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू आपके आने का। मैम, न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है न्यायाधीश की, और आप चूंकि इतनी तेज तर्रार है कि आपके सामने अच्छे अच्छे वकील भी खड़े नहीं हो पाते थे, ये मुझे भी पता है। मैम, आपके पिताजी आईएएस रहे, लेकिन आप सिविल जज का एग्जाम दे करके इस जुडिशियल फील्ड में आई, वो कैसे हुआ कि आप अगर चाहती तो आईएएस का एग्जाम दे सकती थी? असल में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, फिर सबने ये सोचा कि घर में एक जज हो तो बहुत अच्छा है। तो उस समय ऐसी प्रिपरेशन रहती थी कि जो एग्ज़ाम देंगे उसको क्लियर करेंगे। तो फिर सबकी इच्छा थी मैं जज बनूं, तो मैं जज बन गई। इससे पहले आपकी कैसी रुचि रही, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई, और घर में आपका जो एक क्योंकि अगर हम 4 दशक पहले की बात करें तो बेटियों की पढ़ाई को लेकर लोग उतना जागरूक नहीं हुआ करते थे उस समय, और चूंकि आपके परिवार ने बहुत अच्छा सपोर्ट देके आपको इस लेवल पे लाया, तो आपका जो सफ़र है स्कूल का, कॉलेज का, कैसा रहा? मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया, और मेरे फादर का तो कहना ही था कि ये जो स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें या तो खेलो या पढ़ो, इसके अलावा और कुछ मत सोचो। तो मेरे मदर बहुत एजुकेटेड थी, हिंदी में विदुषी थी, संगीत में विशारद थी, तो हमको तो बहुत सपोर्ट मिला। घर में बिल्कुल पढ़ने का एटमॉस्फेयर था। आपने कौन से सन में एग्जाम क्लियर किया था ये सिविल जज का? 1981 में। 81 में। और उसके बाद कैसा रहा सफ़र आपका? कहाँ कहाँ पोस्टिंग में रही, और आपको यादगार कोई ऐसा जजमेंट या कोई ऐसा लम्हा अभी जिसमें बहुत आपको कठिन लगा हो वो चीज़, डिसीजन लेना, लेकिन वो आप अपने आप में एक मिसाल बन गई हो? जब हमने नौकरी ज्वाइन की तो हमारे फादर ने यही बोला कि बिल्कुल ऑनेस्टी से और निडर होकर नौकरी करना है। जज की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। उसमें आपको किस तरह से आप डायस में बैठेंगे, किस तरह से आप उस फाइल के साथ पढ़ाई करेंगे, ये सब बहुत डिपेंड करता है। और एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब सरल जीवन जियो और ऑनेस्टी से अपने केसेस को विद इन फ्रेमवर्क डिसाइड करो। नियोगी हत्याकांड की हम बात करते हैं, सबसे यहाँ का बहुत फेमस केस रहा है। आप उस समय यहाँ पे थी, पुलिस रिमांड सबसे अधिक दिनों की आपने दी थी उस समय। ओ, आपको इतना याद है? हाँ, उस समय जैसे फाइल में फैक्ट्स आए थे उस हिसाब से जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई थी। तो मेरे ख्याल से उसके बाद इतनी लंबी पुलिस रिमांड शायद ही अभी तक किसी जज ने दी होगी। अब उतना तो नहीं बोल सकती, पर हाँ उस समय वो बहुत ज़्यादा माना जाता था। आप उपभोक्ता फोरम में रही और आपने एक रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 228 केस। कैसे पॉसिबल हुआ ये? जो गांव वाले रहते हैं बहुत इनोसेंट रहते हैं, और वो बहुत जल्दी छोटे छोटे जो डाउट्स रहते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं कि आपका रुपए जो डबल हो जाएंगे, आपको ये सुविधाएं तुरंत मिलेंगी, तो बातों में आके इन लोग पर मंथ जमा करने लगते हैं। उस तरह के केसेस थे, और वो जो पार्टीज़ आती थी उनका अमाउंट जो उनको लगता था अब कभी नहीं मिलेगा, तो उनकी जो निराशाजनक स्थिति को देखते हुए हम लोग ने डिसाइड किया कि स्टाफ और हमारे 2 मेंबर्स, हम लोगों ने एक टीम वर्क जैसे काम किया, और रात को 10-10, 11-11 बजे तक बैठ के सारे केसेस को परयूज़ करना, फिर उसका जजमेंट्स लिखना। इस तरह से हम लोगों ने
एक दिन में इतने सारे केसेस डिस्पोज ऑफ किए। आपका रिटायरमेंट हुआ 2018 में, क्योंकि जज की भूमिका में जब होते हैं तो आप सिविल लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जी क्योंकि हाँ। आपकी ऐसे कुछ दायरा होता है कि आपको उस दायरे में रह करके ही अपना सारा काम करना है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप अपने आप में एक अलग शख्सियत के रूप में उभर कर आई। आपने नेकी की पाठशाला शुरू करी। इस पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई? जिस दिन मैं रिटायर हुई तो उस दिन काफ़ी सारी फेयरवेल पार्टीज़ हुई और खूब बुकेज और फ्लावर्स मिले। तो जब मैं घर लौटी तो मेरी कार में बहुत सारे फ्लावर्स थे, बुकेज थे, माला थी। तो जैसी ही कार रुकी तो सामने से स्कूल की 3-4 लड़कियां जा रही थीं, तो मुझे लगा इनको फ्लावर्स देंगे तो बहुत अच्छा, इनको खुशी होएगी। तो मैंने ऐसे ही पूछा, बच्चों फूल लोगे? तो वो देखी कार में तो बोलती, आंटी आपकी कार में इतने फूल कैसे हैं? फिर हमने तो उनको क्या मालूम ना रिटायरमेंट क्या होता है। तब मैंने बोला कि अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, रिटायर हो गई हूँ। तो हमारे ऑफिस वालों ने हमको फेयरवेल पार्टी दी है, उसके फ्लावर्स हैं। तो उन्होंने पूछ दिया, आंटी आप हमको पढ़ाएंगी क्या? तो मैं भी हाँ बोल दी। मुझे लगा कि ऐसे 3-4 बच्चे आएंगे, अगले दिन एक साथ 34 बच्चे आ गए। अब मैं ये वाला जो घर है जिसमें मैं पाठशाला चलाती हूँ, इसको मैंने कभी रेंट आउट नहीं किया। तो फिर हमने दरी वगैरह बिछवाई अगले दिन और 34 बच्चों को पढ़ाते रहे, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। साथ में बच्चे सब फाइनेंशियली थोड़े वीक सेक्शन के थे, तो मैं सोची इनको घर में भी कुछ नहीं मिलता है, यहाँ भी ज़मीन में बैठा लूँगी, इससे अच्छा है फिर इनको अच्छा सा बैठने की फैसिलिटी दी जाए। तो फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मैनेज किया अगले कुछ दिनों में, और उसी महीने में मेरे पास 92 बच्चे आ गए थे। मैम, आपको क्या लगता है कि समाज में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो एक बुराई के तौर पे हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, और वो चीज़ जब हट जाए तो यूथ का डेवलपमेंट हो? बच्चों में डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। आजकल माइंड डाइवर्ट करने के इतने सारे फैक्टर्स हो गए हैं, तो मैं बच्चों को वही सिखाती हूँ कि ये आपका गोल्डन स्टेज ऑफ लाइफ है, इसमें आप मेहनत कर लोगे बिना ख़राब आदत डाले तो अगले जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है उसको आप बहुत अच्छे से बिताओगे। और ये मोबाइल की आदत, फिर ये जो स्लम एरिया है वहाँ पर ये सब गुटखा, ये सब नशे की चीज़, इन सब के बारे में हम बताते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते रहते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, हम कैंप करते हैं कि किस तरह दांत क्लीन रखो, आई साइट अच्छी रखने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ आते हैं और टाइमली कैंप करते हैं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो होपफुली बच्चे इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। मैम, बात न्याय की होती है। लोगों को न्याय पर विश्वास तो होता है, लेकिन जो देरी होती है न्याय में, एक धैर्य, एक सीमा तक लोग रखते हैं, पर आगे चल करके वो टूट जाते हैं। तो न्यायपालिका में आप ऐसी कौन सी चीज़ सुधार करना चाहेंगी? अगर एक सेवानिवृत्त, आपने इतने 37 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जुडिशियल सेक्टर्स में उसको सुधार होना चाहिए उसमें? देखिए, हर जज चाहते हैं कि केसेस का जल्दी निपटारा हो, और वही जो मैं बोली ना, एक टीम वर्क होता है, तो वो टीम वर्क अच्छा रहे और दोनों साइड से बहुत मेहनत की जाए तो केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ होते हैं। और ऐसा सोचना चाहिए कि हर गलती जज की नहीं रहती है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं तब केसेस आगे बढ़ते हैं। तो सबको पहले से अपने केसेस के साथ तैयारी करनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आजकल जजेस लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब वो थोड़े दिन में ना वो सब लोगों की गलत फहमी दूर हो जाएगी कि कोर्ट में केसेस में डिस्पोजल में टाइम लगता है। आजकल ऐसा नहीं होता है। न्याय सबके लिए है और न्याय सबको मिलता भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिस्टम के साथ देरी के लिए ज़िम्मेदार होती है। पर जो सेवानिवृत्त जो हमारी जज हैं,
मैत्री माथुर जी का मानना है कि अब जो है सिस्टम बदल रहा है, जज भी मेहनत कर रहे हैं और एक जज को लेकर के जो आम जनता में भ्रांतियां हैं कि जो केसेस जो लेट होते हैं वो जज की वजह से होते हैं, पर ऐसा अब नहीं है। और जो है एक छवि है न्यायपालिका की, वो अब अलग ही रूप में उभर कर आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि नेकी की पाठशाला में किस तरीके से मैम जो है बच्चों के साथ में उन्हें संस्कारवान करते हुए उनकी शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही हैं, उसी तरीके से जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बच्चे भी उसी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे डांस हो, चाहे अन्य एक्टिविटीज़ हो। बच्चे भी नेकी की पाठशाला में नेकी की चीज़ें ही सीख रहे हैं। गौकर्ण निषाद के साथ कोमल धनेसर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।